एससीओ समिट चाइना के शहर तियानजिन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मोदी का आमना सामना, पुतिन और शी जिनपिंग की स्माइल्स और वेस्टर्न पावर्स को इनडायरेक्ट वार्निंग्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एससीओ समिट में क्या कुछ हो रहा है। इस बार चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्या नैरेटिव पेश किया है, इसके अलावा उनके सबसे पक्के दोस्त रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या कहा है। इसके अलावा मोदी के कुछ एक्शंस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कैसी परफॉर्मेंस रही है और देखेंगे कि इस बार एससीओ में क्या स्पेशल हुआ है जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। तो इस बार ये समिट चाइना के शहर तियानजिन में मुनक्किद हुई, जो कि एक पोर्ट सिटी है, बीजिंग सिटी के बहुत करीब है। चाइना इस शहर को अपना कल्चरल और हिस्टोरिकल हब मानता है और पूरी दुनिया को इस शहर में इकट्ठा किया है। एससीओ की बात करें तो इसको एशिया का नेटो कहा जाता है। चाइना और रूस ने इसको 2004 में एस्टेब्लिश किया था सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, और उसके बाद एससीओ की एक्सपेंशन हमने देखी। पाक, भारत और ईरान वगैरह के ममालिक इसमें शामिल हुए। 2017-18 में एससीओ एक्सपैंड हुई और चाइना का भी यही विजन है कि आहिस्ता आहिस्ता एससीओ को बड़ा किया जाए। एससीओ का जो प्राइमरी विजन था वो सिक्योरिटी रिलेटेड था कि मिलकर इन मेंबर स्टेट्स ने अपनी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। लेकिन वक्त के साथ साथ एससीओ की फिलॉसफी और विजन चेंज होता गया और अब इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी शामिल हो चुकी है, यानी पीस और सिक्योरिटी के साथ साथ कनेक्टिविटी। और इसका एक और बहुत बड़ा एजेंडा है मल्टीलैटरलिज्म, यानी दुनिया यूनिपोलर नहीं रहेगी। दुनिया में पावर के कई मराकिज होंगे, सिर्फ अमेरिका बहादुर पावर का सेंटर नहीं होगा। यहाँ पे रूस भी है, चाइना भी है, भारत भी है और मिडिल ईस्ट भी है, और ये सारे पावर के मराकिज मिलकर कोऑपरेशन करेंगे और अमेरिका की हेजीमनी के अगेंस्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें चाइना, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। बेलारूस को भी अभी रिसेंटली शामिल किया गया है, जो कि यूरोप का एक कंट्री है। वेस्टर्न ममालिक का बेलारूस के साथ भी कोई इतना अच्छा सलूक नहीं है। वो समझते हैं कि ये रशिया की ही एक प्रॉक्सी है, इसलिए उस पर भी पाबंदियां, लिहाजा बेलारूस एशियन कैंप को ज्वाइन करता है। और इस बार तो मेंबर स्टेट्स के साथ साथ बहुत सी ऑब्जर्वर स्टेट्स ने भी हिस्सा लिया और एक नेटो का मुल्क टर्की, उसके प्रेसिडेंट उर्दगान ने भी शिरकत की है। यानी एससीओ नेटो का एक राइवल ग्रुप समझा जाता है और नेटो के ही एक मेंबर ने शिरकत की है एससीओ के फोरम में। और उर्दगान हमें नजर आए बड़े अच्छे मूड में। उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और शहबाज शरीफ के साथ भी बहुत खुशगवार मूड में वो नजर आए। इस बार ऑब्जर्वर स्टेट्स में तुर्की के साथ साथ मंगोलिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, इजिप्ट, मालदीव्स, म्यांमार और दूसरे ममालिक शामिल थे। और इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश का कोई अहम ऑफिशियल नजर नहीं आया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने भी शिरकत की। अब देखते हैं जरा चाइना के प्रेसिडेंट और पुतिन ने यहाँ पर अपना क्या विजन और नैरेटिव पेश किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से समझ लगती है इनकी फिलॉसफी कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के होते हुए ये अपने इस ग्रुप को किस तरह आगे लेकर चलना चाहते हैं। शी जिनपिंग के मुताबिक एससीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। उनके मुताबिक एससीओ रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसके साथ ही ये मेंबर स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए एक अहम किरदार अदा करना चाहता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि एससीओ और ब्रिक्स में क्या फर्क है। ब्रिक्स ग्लोबल साउथ की तर्जुमानी की बात करता है, जिसमें एशिया के साउथ के साथ साथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के ममालिक भी शामिल हैं, जबकि एससीओ की बात करें तो ये ज्यादा एशियन रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। और एससीओ के एजेंडा में भी ब्रिक्स का ग्लोबल साउथ वाला विजन नजर आता है कि हमने लेस डेवलप्ड कंट्रीज को मिलकर उठाना है। और इसलिए इस समिट में इस बार साउथ ईस्ट एशिया से लेकर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के ममालिक शामिल थे, और तुर्की और बेलारूस भी। शी जिनपिंग ने यहाँ नाम लिए बगैर अमेरिका को क्रिटिसाइज किया उनकी हेजीमोनिक पॉलिसीज और कोल्ड वॉर मेंटेलिटी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि वेस्ट की ये बुलिंग प्रैक्टिसेस फेल हो रही हैं क्योंकि हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इस पूरे रीजन के शेयर्ड विजन के लिए हमारी कनेक्टिविटी और पीस बहुत जरूरी है। शी जिनपिंग ने कहा कि हम सबको मिलकर मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए और एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारे मुल्कों को बराबर मदद मिले। ये नहीं कि चंद ममालिक की हेजीमनी हो और वो रिसोर्सेज पर कब्जा किए बैठे हों।
हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और इसी के तहत हमने अपने छोटे दोस्तों की मदद करनी है। पुतिन की बात करें तो उनका विजन ज़्यादा सिक्योरिटी सेंट्रिक होता है और वो हमेशा सिक्योरिटी की बात करते हैं। वो एक एक्स KGB ऑफिसर हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी को बहुत अहमियत देते हैं। शी जिनपिंग से एग्री करते हुए उन्होंने कहा कि एक न्यू सिस्टम होना चाहिए सिक्योरिटी का, जो पूरे यूरेशियन रीजन की सिक्योरिटी को मेक श्योर करे। यूरेशियन रीजन जिसमें रूस और पूरा एशिया आता है। और उनके मुताबिक हम सबको इस तरह पोजीशन होना चाहिए कि वेस्टर्न लेड अलायंसेस के मुकाबले में एक ऑल्टरनेटिव पेश करें। और उनके मुताबिक इस नए ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम को पुराने सिक्योरिटी सिस्टम से रिप्लेस कर देना चाहिए। और उनके मुताबिक ये आउटडेटेड यूरोसेंट्रिक और यूरो अटलांटिक मॉडल्स हैं, यानी नेटो की तरफ उनका इशारा था, जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं जब इनको कोई चैलेंज दरपेश होता है और ये पूरी दुनिया का ख्याल नहीं रखते। ये सैंक्शंस आयद करते हैं, ये हमले करते हैं, ये मिलकर अलायंसेस बनाते हैं और अपने खिलाफ मुल्कों को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। रूस और ईरान इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उनके मुताबिक एक बैलेंस्ड वर्ल्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है, ना कि एक यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड जो कि सिर्फ अपने मफादात का ख्याल रखती है। और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम तरतीब नहीं होने देंगे जिसमें ये वेस्टर्न पावर्स अपनी सिक्योरिटी को मेक श्योर करें लेकिन दूसरों को रौंद कर रख दें। ये बहुत बड़े कलमात थे जो पुतिन और शी जिनपिंग ने अदा किए और इससे पता लगता है कि इन दोनों का जो विजन है वो बहुत सिमिलर है और ये बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं आपस में। शी जिनपिंग ज़्यादा इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं और पुतिन ओवरऑल सिक्योरिटी की। SCO चाइना और रूस के दरमियान मजबूत बॉन्ड को भी शो करता है कि जो मर्जी हो जाए मुश्किल हालात में ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और इसकी एक क्लियर एग्जांपल है रशिया यूक्रेन जंग के बाद चाइना ने कितनी ज़्यादा मदद की है रूस की। रूस पर जब पाबंदियां लग चुकी थी वेस्टर्न वर्ल्ड की जानिब से तो ये चाइना था जिसने रूस के साथ ट्रेड जारी रखी और रूस से बड़ी मिकदार में तेल भी खरीदते रहे। और यहाँ पर आता है भारत का किरदार। भारत ने भी रूस से काफ़ी हद तक तेल खरीदा है जिसकी सज़ा अब ट्रंप भारत को दे रहे हैं। और उसका आउटकम हमने ये देखा है कि मोदी तकरीबन 6 साल बाद चाइना पहुँच गए हैं और पुतिन और शी जिनपिंग के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ये पिक्चर्स पिछले कुछ महीनों की डेवलपमेंट्स का शाखसाना है जिसमें ट्रंप ने भारत पर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं, 50% टैरिफ आयद कर दिए हैं। और नो डाउट भारत और चाइना तकरीबन एक ही तरह से डसे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के हाथों। पहले चाइना ने बहुत ख़तरनाक टैरिफ्स बर्दाश्त किए और अब भारत की बारी है। और वो भारत जो अभी 3 माह पहले तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना को भी ब्लेम करता रहा, चाइना को भी गालियां निकालता रहा, अब वो चाइना के दर पर पहुंच गए हैं और खुशगपियां लगा रहे हैं। और पूरी दुनिया ने देखा है कि मोदी किस तरह नथी होने की कोशिश कर रहे थे इन दोनों लीडर्स के साथ, शी जिनपिंग और पुतिन के साथ। और बहुत से भारतीय एनालिस्ट ने भी लिखा कि यहाँ पर मोदी जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे थे और एक नैरेटिव ये दे रहे थे कि शी जिनपिंग और पुतिन मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं। यानी ग्लोबल लीडर्स के दरमियान में खड़ा होना उनको बहुत अच्छा लगता है। पिछले दिनों वो जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिल रहे थे तो उनसे भी एक बिल्कुल फजूल बात पर उन्होंने कहकहा लगाया। उन्होंने खुद ही मैक्रोन को कहा कि आजकल आप ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं और खुद ही कहकहा लगा दिया इस बात पर। और इन दोनों लीडर्स के दरमियान भी मोदी बहुत ज़्यादा दांत निकाल रहे थे। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन तीनों पावर्स के लीडर्स का इकट्ठा होना एक ही फ्रेम में ये भी यूएस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। यूएस के होस्टाइल एटीट्यूड की वजह से अब ये तीनों पावर्स इकट्ठी हो चुकी हैं और भारत जो कि अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो अब दोबारा चाइना और रूस की तरफ जा रहा है। भारत का इस पूरी ग्रेट गेम में एक बहुत अहम किरदार है। हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत वैसे तो एशिया का पार्ट है लेकिन पिछले कई सालों में अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट हुए हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम की है अमेरिका के साथ। और बहुत से एनालिस्ट जिनमें से बहुत सौ का ताल्लुक भारत से है उनके मुताबिक भारत को प्रो रीजन पॉलिसीज अपनानी चाहिए थी पिछले 10 सालों में, जो भारत ने नहीं किया। और उसकी वजह से भारत रीजनल ममालिक से अपने आप को आइसोलेट करता गया। हमसाया ममालिक से भी पंगे ले लिए, चाइना से भी दुश्मनी मोल ले ली, पाकिस्तान पहले ही दुश्मन था और रूस भी नाराज नजर आया। लेकिन अब ट्रंप के इस होस्टाइल एटीट्यूड के बाद भारत वापस अपनी पोजीशन पर जा रहा है और प्रो रीजन ममालिक की सिफ्त में खड़ा हो चुका है। SCO की बात करें तो हर बार शी जिनपिंग और पुतिन अपनी स्माइल्स के जरिए पूरी दुनिया को एक पैगाम देते हैं कि हम इकट्ठे हैं और हम SCO को एक्सपैंड करते रहेंगे। बेशक अभी SCO इतनी इफेक्टिव नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसको आगे लेकर चल रहे हैं और चाइना को भी कोई इतनी खास जल्दी नहीं है।
लेकिन अगर चाइना के एक्शंस की बात करें तो चाइना बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है BRI के जरिए, ब्रिक्स के जरिए और SCO के तहत। SCO के हवाले से भी वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पर काम कर रहे हैं जिससे मेंबर स्टेट्स को वो सपोर्ट कर सकें ताकि उनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो सके। चाइना इस हवाले से बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करवाता है हर महीने अपने मुल्क में ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन इस हवाले से बहुत से इख्तलाफात भी हैं SCO मेंबर स्टेट्स के दरमियान। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया हैं। पाकिस्तान और इंडिया का बहुत सी चीज़ों पर इख्तलाफ है और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में एक पैगाम दिया है कि हम सारी मेंबर स्टेट्स की सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करते हैं और हम इन सिक्योरिटी मैटर्स को परमानेंटली हल करना चाहते हैं। उन्होंने वहां पर इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र भी किया कि वर्ल्ड बैंक के मुआहदों के मुताबिक हमारे पानी को ना रोका जाए और नाम लिए बगैर जाफर एक्सप्रेस का इल्ज़ाम भारत पर भी लगाया कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि ये हमला किसने करवाया था। और उन्होंने कहा कि जो ममालिक दहशतगर्दी का राग लापते हैं असल में वही मुलविस हैं बहुत सी कार्रवाइयों में। लेकिन साथ ही उन्होंने दोस्ती और कनेक्टिविटी का पैगाम भी दिया सारे ममालिक को कि हम अपने मसाइल और डिफरेंसेस को कम करने के लिए तैयार हैं SCO के बैनर तले। शहबाज शरीफ ने तियानजिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स से खिताब भी किया और वहां पर उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक चल रही है और हम अपने लोगों को गुर्बत से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे मसाइल सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं हैं, बहुत से मसाइल भारत और चाइना के दरमियान भी हैं। और यहाँ पर चाइना के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि मोदी ने 6 साल बाद चाइना का विजिट किया है और एक चाइना सेंट्रिक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। पहले तो मोदी अपने ऑफिशियल्स को भेजते थे, कभी फॉरेन मिनिस्टर को, कभी किसी दूसरे ऑफिशियल को, लेकिन इस बार मोदी ने खुद शिरकत की है। मोदी ने लाइमलाइट भी लेनी थी और दूसरा ट्रम्प को भी दिखाना था कि देखो आपने हमें झंडी कराई है तो हम अपने एशियन पार्टनर्स की तरफ चले गए हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली चाइना के लिए हर एंगल से ही फायदेमंद है। चाइना भी यही चाहेगा कि ये पूरा रीजन कनेक्ट हो जाए और असल में इस रीजन की बेहतरी यही है कि ये पूरा रीजन चाइना से लेकर वेस्ट एशिया तक कनेक्ट हो जाए। और चाइना की ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री होगी अगर भारत चाइना की तरफ आ जाए। अमेरिका ने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों किया है कि वो लॉन्ग टर्म में चाइना को तंग कर सके, भारत को चाइना का काउंटरवेट बनाए और उसको मिलिटरीली स्ट्रांग करे। और भारत ने मोदी के अंडर इस चीज को बहुत इंटेंसिफाई किया और मोदी के अंडर ही भारत को एक बहुत बड़ी शटअप कॉल भी मिली है US की जानिब से। तो ये भारत के लिए एक शॉकिंग मोमेंट है और एक पॉलिसी का रिवर्सल भी है। लेकिन ये कहना कि भारत बहुत मजबूत तरीके से ये चाइना, रूस और यूरेशियन ब्लॉक में आ गया है, यानी इनकी पॉलिसीज को अब ज्वाइन करेगा, ये कहना कबल वक्त होगा। क्योंकि भारत और US के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अभी भी चाहते हैं कि इन दोनों मुल्कों का इल्हाक हो और फ्यूचर में चाइना को काउंटर किया जा सके भारत के जरिए। जब भी भारत ज़्यादा प्रो अमेरिका और एंटी चाइना होता है तो चाइना इनको सबक सिखाता है लद्दाख की पहाड़ियों में। और ये हमने गलवान में देखा था कि चाइना ने इनको एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया था कि ये जो आप क्वाड में हरकतें कर रहे हो ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। और अमेरिका से जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ली है चाइना को काउंटर करने के लिए, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। इन दोनों के बॉर्डर पर बेशक मसाइल मौजूद हैं, लेकिन चाइना की हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि भारत के साथ ट्रेड कम ना हो, क्योंकि इससे चाइना को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और भारत ऑब्वियसली बहुत बड़ी मार्केट है चाइनीज़ कंपनीज के लिए। मोदी ने शी जिनपिंग और पुतिन के साथ अपनी टीम्स के हमरा बायलैटरल मीटिंग्स भी की और शी जिनपिंग ने मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि इट इज़ टाइम फॉर द ड्रैगन एंड द एलिफेंट टू डांस टुगेदर, यानी भारत और चाइना को इकट्ठा हो जाना चाहिए और एक ऐसा दोस्ती का रिलेशनशिप जिसमें दोनों मिलकर डांस कर सकें, और डांस दोस्ती करते हैं। और अभी 3 महीने पहले भारतीय जनरल साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाइना कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए कि भारत क्या मूव्स कर रहा है। तो 3 महीने पहले जो इतने ज़्यादा एंटी चाइना थे अब उनको चाइना की तरफ होना पड़ रहा है और इसमें भारत की बहुत सी मजबूरियां हमें नज़र आती हैं और फॉरेन पॉलिसी डिज़ास्टर्स नज़र आते हैं कि भारत ने सही तरीके से ईस्ट और वेस्ट के दरमियान बैलेंस नहीं किया। ब्रिक्स में नई करेंसी की बात हो तो वहाँ भी अमेरिका की तरफ से बड़ी बड़ी धमकियाँ लगाई गई हैं कि ये इकदाम करने का सोचना भी ना, और इसलिए वहाँ भी भारत रेजिस्टेंस दिखाता है क्योंकि उसको अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने। चाइना SCO के जरिए ये भी पैगाम देता है कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की एक फोर्स हैं, ना कि एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं जो कि छोटे मुल्कों को बुली करता है। हम अपने छोटे पार्टनर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं और उनके मुताबिक हमारे दरमियान जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन को बेहतर करना चाहिए।
इसके अलावा पुतिन ने भी इसमें जोशो खरोश से हिस्सा लेकर वेस्टर्न पावर्स को पैगाम दिया है कि आप तो मुझे आइसोलेट करने चले थे, मैं तो अलास्का भी हुआ हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर ली है और अब इतने बड़े फोरम में मैं दुनिया की दूसरी पावर्स के साथ शरीक हूँ। इसमें मैं मोदी और शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी पर भी गौर कर रहा था। मोदी का जैसे हमने जिक्र किया कि वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मीटिंग्स की ईस्ट एशियन स्टेट्स के साथ जो कि भारत के रिलेटिवली करीब हैं, ये वियतनाम, कंबोडिया वगैरह, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा नज़र आया तुर्की और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ। यानी मोदी साहब ईस्टर्न ममालिक से बातचीत कर रहे थे और पाकिस्तान वेस्टर्न ममालिक से। इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि इन दोनों की कनेक्टिविटी किस तरफ ज़्यादा है। पाकिस्तान ईस्ट एशिया की तरफ आसानी से कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ईस्टर्न साइड पे भारत है, और भारत वेस्टर्न साइड पर इसलिए कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके वेस्टर्न साइड पर पाकिस्तान है। तो भारत को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने में मसाइल पेश आते हैं और पाकिस्तान को ईस्टर्न एशिया से। SCO और BRI के तहत अगर ये सारे ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत सी बॉर्डर्स की जो लिमिटेशंस हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। हमें चाहिए कि हम बांग्लादेश को बाय लैंड कनेक्ट कर सकें भारत के रास्ते, और भारत को अगर अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया की एक्सेस चाहिए तो वो पाकिस्तान के लैंड रूट्स को इस्तेमाल करें। हम भारत के ज़रिए बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया और फिर थाईलैंड तक कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये ज़मीनी रास्ते अवेलेबल नहीं हैं और बांग्लादेश से भी एक लंबा रूट होकर जाना पड़ता है जो कि समंदरी रास्ता है। तो आप सोचें अगर SCO ममालिक सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पाकिस्तान और भारत के डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत से ज़मीनी रास्ते खुल जाएंगे और जो कई दहाइयों से बंद पड़ी हैं पुरानी तिजारती राहदारियाँ वो खुल जाएंगी। ओल्ड सिल्क रूट्स बहाल हो जाएंगे। छोटे ताजिरों के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब हम सब यूरोप की तर्ज पर कोई कनेक्टिविटी अचीव करेंगे, और कनेक्टिविटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस। और पाकिस्तान भी सेंट्रल एशियन स्टेट से अभी तक उस तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि अफगानिस्तान में पीस नहीं है। पाकिस्तान ने वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर पीस की भी बात की है। चाइना और रूस की भी यही कोशिश है। रशिया ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान को देखता है और उस हवाले से स्टेबिलिटी चाहता है। चाइना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और चाइना BRI के थ्रू कनेक्टिविटी चाहता है पूरे रीजन की। तो ये इस पूरे रीजन के लिए बेहतर होगा अगर ये आपस में कनेक्ट कर जाएं। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को ईस्ट एशियन मंडियों की एक्सेस मिल जाएगी अगर हमारे भारत से मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये अभी एक डिस्टेंट ड्रीम है और ये चीज़ हकीकत में कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन चाइना कोशिश कर रहा है कि पूरा रीजन आपस में कनेक्ट हो जाए और हम भी कोई यूरोपीय यूनियन टाइप का एक ब्लॉक बना लें SCO के तहत, जिसको चाइना लीड करेगा। और चाइना अपने तौर पर तो कोशिश कर रहा है, बहुत से ममालिक को आपस में करीब कर रहा है। अब देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी वो कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की जो एक नई कनेक्टिविटी नज़र आ रही है उसमें भी चाइना एक किरदार अदा कर रहा है, और चाइना ईस्ट एशिया के ममालिक को भी साथ लेकर चल रहा है, आसियान कंट्रीज़ को। तो अब देखना ये है कि इन मेंबर स्टेट्स के दरमियान आपस के जो मसाइल हैं वो कब ख़त्म होंगे, और तब ही ये SCO वगैरह के जो अल्टीमेट ड्रीम्स हैं कनेक्टिविटी के वो पूरे होंगे। पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट उसमें सरे फहरिस्त है और वो हल हुए बगैर बहुत से एजेंडाज इनकम्प्लीट हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में SCO में चाइना और रूस कोई किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान और भारत के डिफरेंसेस कम कराने में, या आपके ख्याल में जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी और SCO कोई मजबूत प्लेटफॉर्म इन्हीं मसाइल की वजह से नहीं बन पाएगा, या आपके ख्याल में आने वाले सालों में SCO पावरफुल होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।